have some in fact मेरे जो last year के 10th के students थे they have many of the students who scored above 95 they have taken arts now so ऐसा intelligence also हमें B.Ed में सिखाया जाता है there's not just one type of intelligence कि आपके मैथ साइंस में मार्क्स अच्छे आ गए तो आप इंटेलिजेंट हो देयर इज अ मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी इट कैन बी एन इंटेलिजेंस ऑफ अ म्यूजिकल काइंड और इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ एन आर्टिस्टिक काइंड or intelligence can be of number numerical kind numbers maths and all scientific intelligence so there's a multiple intelligence theory now so your intelligence not defined by the subjects you will choose to take एप्टीट्यूड टेस्ट इज समथिंग अगर आपके स्कूल में भी नहीं हो रहा है ना तो भी बच्चों को और पेरेंट्स को जाके लेना चाहिए आई एम वेरी श्योर अगर मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया होता तो मेरा रिजल्ट डेफिनेटली इट वुड हैव बीन लाइक टुवर्ड्स आर्ट्स और समथिंग लाइक दैट तो दैट शुड बी अ मस्ट अगर आप सी सारे बच्चे कंफ्यूज भी नहीं होते लाइक व्हेन माय मॉम हैड टू सिलेक्ट हर सब्जेक्ट्स इन कॉलेज शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट लाइक हर परसेंटेज वाज गुड इन 10 बट उनको सब उनके फैमिली से बोल रहे थे तुमको तो डॉक्टर ही बनना है उस जमाने में लाइक डॉक्टर एंड इंजीनियर वर द टू थिंग्स डॉक्टर ही बनना चाहिए साइंस ही लो तुम्हारे इतने अच्छे परसेंट आए हैं बट माय मॉम वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं मेरा उस तरफ मेरा झुकाव नहीं है तो मुझे आर्ट्स ही लेना है और माय मॉम हैज डन her MA in Sanskrit. So she was so into like languages and arts and all that. And yeah, so some students are pretty confident what they want to do. But if you are confused, like how I was at a particular juncture in life, then definitely get an aptitude test. जो ब्रह्मा है जो क्रिएटर है दुनिया के उनके लिए तो मतलब बहुत सारे युग बीत जाए वो एक सेकंड के जैसा होता है तो एक दुनिया आई और चली गई इट्स लाइक बबल्स पॉपिंग एक दुनिया आई चली गई दूसरी दुनिया आई चली गई तीसरी आई चली गई तो और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का तो अभी हमारी दुनिया चल रही है बट सो आई डोंट नो कि अभी हमारे साथ में और कहीं पे ह्यूमन बीइंग्स या एनी काइंड ऑफ हैबिटेशन पॉसिबल है मुझे लगता है कि हो भी सकता है और मुझे ये भी लगता है कि शायद अभी हमारा टाइम चल रहा है हम स्पेशल हैं और हमारे बाद शायद और कोई ऐसी स्पेशल अर्थ आएगी नहीं आ रही Hi everyone, welcome to the Rat Show. Welcome to today's special episode. आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो अपने हर रोल को बड़े ही प्यार और पैशन के साथ में निभाती आई हैं. By profession, शी हैज़ बीन अ ज्योग्राफी टीचर बट उनके जो इंटरेस्ट हैं उनका रेंज काफ़ी वाइड है लाइक इट हैज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम एंड उनके अलग अलग वर्ल्ड ऑफ इंटरेस्ट में आज हम जानेंगे that what all she has to share with the audience with us. भोपाल में ओरिजिनली उनका बर्थ हुआ वो वहाँ उनका पूरा बचपन गुजरा है एंड और आज के समय में वो मुंबई में सिचुएटेड हैं जहाँ वो अपना घर उनका वहाँ पे है जहाँ वो रहती हैं यहाँ उन्हें इस सिटी की एनर्जी से मुंबई के एनर्जी और वाइब से बहुत प्यार है शी लव्स द वाइब ऑफ द मुंबई सिटी नाउ शी इज समवन who finds poetry in the pictures that she clicks and we'll explore more about that क्योंकि फोटोग्राफी के थ्रू वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाती हैं उन फीलिंग्स को वो फोटोग्राफी के थ्रू समझ पाती हैं एंड शी इज गोना शेयर मोर ऑन दैट इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी इज अ सब्जेक्ट जिसमें उनका काफ़ी इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी का भी उनको डीप knowledge है in terms of she even has a telescope there so इतना ही नहीं उनके पास समय जब मिलता है उन्होंने अपने उस समय में सितारों और गैलेक्सीज को भी देखने का कोशिश किया है सर्टन प्लैनेट्स को भी उन्होंने अपने टेलीस्कोप के थ्रू एक्सप्लोर किया है एंड साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड शी लव्स अनदर इंटरेस्ट कॉल्ड कुकिंग सो उनका कुकिंग में भी उतना ही इंटरेस्ट है लाइक शी हैज बीन अ क्रिएटिव कुक आई बिलीव एंड शी इज गोना शेयर अबाउट दैट एज वेल एंड इसमें उन्होंने कुछ रेसिपीज को भी क्रिएट किया उन रेसिपीज को उन्होंने अपने ऑडियंस के साथ में अपने चैनल पे शेयर किया जिसके थ्रू उन्होंने काफी लोगों से कनेक्ट किया काफी अप्रिसिएशन को भी उन्होंने वहां पे बटोरा सो लेट्स डाइव इन टू हर जर्नी एंड हर पैशन फॉर टीचिंग कुकिंग स्टार गेजिंग and so much more. With all due respect here, today let us all please welcome Rajeshwari. Thank you, Rahul. Welcome to the show, Rajeshwari. Thank you for having me on the Rad Show. All right. So Rajeshwari, हमारा first question. So as a geography teacher, how has your passion for geography shaped the way you explore the world around you as well, and specifically both in Bhopal where you grew up and now in Mumbai?
So, geography has always been one of my favorite subjects. My father happens to be an astrologer as well. Like, that's his hobby. Astrology is his hobby. So he was also a lot into stars and stargazing and all. So when I was a small child, वो हमेशा मुझे स्काई में देख के अगर कोई भी प्लैनेट या तारा दिख जाए तो वो बताते थे कि look, that is Jupiter or that is Venus. So that's how my interest grew in astronomy and geography. So that's how geography came to be one of my favorite subjects. But interestingly, मेरा ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में नहीं है. सो जब भी 10th के बाद डिसाइड करना होता है कि अभी कौन सी स्ट्रीम लेंगे, तो आई वॉज फ्रॉम एन आईसीएसई स्कूल. तो बॉम्बे में मुंबई में क्या होता है कि आईसीएसई का रिजल्ट थोड़ा यहाँ के स्टेट बोर्ड से पहले आ जाता है, 1 महीने पहले आ जाता है. सो और एसएससी का मतलब स्टेट महाराष्ट्र बोर्ड का जो रिजल्ट आता है उसके तुरंत बाद कॉलेज के लिए अप्लाई करना हो. तो मेरे पास वो रिजल्ट, मेरे खुद आईसीएससी के रिजल्ट के बाद थोड़ा 1 महीना था डिसाइड करने के लिए कि कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए. तो आई हैव ऑलवेज बीन एन आर्टिस्टिक पर्सन, और ज्यादा से ज्यादा मैं सोच लेती थी कि ठीक है, आर्ट्स नहीं लूंगी तो साइंस लूंगी. बट ऐसा हुआ मेरे साथ कि एक बार, जस्ट माय फादर इज एन आईसीडब्ल्यूए, नहीं, हाँ, ICWA, the cost accountant. He's done cost accountants. So he was just chatting with me after my 10th results and all. वो अपनी एक्सेल शीट में कुछ काम कर रहे थे और मुझे भी बता रहे थे कि सी मतलब मेरा ये सब होता है. एंड ही गेव मी सम वर्क कि इसको कुछ लिस्ट करो, कुछ तो उनका ऑफिस का काम था. तो आई डिड दैट एंड आई वाज लाइक, यार कॉमर्स भी अच्छा लग रहा है, कॉमर्स सीम्स लाइक अ गुड सब्जेक्ट टू चूज. तो और उस टाइम पे मुझे पता चला मेरे कजिन्स भी कुछ थे जिन्होंने अभी 10th पास किया था, वो भी कॉमर्स लेने वाले थे. तो देन वो मेरा थोड़ा सा, मैं अभी रैश डिसीजन मानती हूँ कि मतलब मैंने एक तो चीजें कॉमर्स की देख ली, तो देन मैंने कॉमर्स सिलेक्ट कर लिया जो मेरा एप्टीट्यूड से बाहर था. मुझे लगता नहीं था कि मेरा वो नंबर्स या कुछ, मुझे मुझे नंबर्स से उतना प्यार नहीं है जितना मुझे आर्टिस्टिक चीजों से है, या इवन साइंस फॉर दैट मैटर. बायोलॉजी यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स. तो बट वो एक घड़ी थी जिसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे कॉमर्स करना है. और माय फादर वाज आल्सो, देन ही फेल्ट वेरी प्राउड कि ओके, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मैं मेरी बेटी को सीए करवाऊंगा. तो सीए की जर्नी भी मेरी स्टार्ट हो गई थोड़ी बहुत. सो but after that entire graduation of commerce, then I did MCOM also, master of commerce. MCOM भी किया और इंटर सीए भी किया. और इंटर सीए तक ना आपको आर्टिकलशिप करनी होती है. तो मैंने आर्टिकलशिप की सीए के अंडर, 3 साल की होती है, बट मैंने 2 साल तक की. और आर्टिकलशिप में मुझे समझ में आ गया कि आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस वर्क, आई डोंट लाइक दिस. ये क्या कॉमर्स की दुनिया है, नंबर्स. और मेरी जो सीए होती थी ना, वो मुझे बोलती थी कि राजेश्वरी, यू हैव टू फॉल इन लव विथ नंबर्स, यू कांट, आई डोंट थिंक दिस इज योर ट्रू कॉलिंग, शी ऑल्सो रियलाइज कि आई एम नॉट वेरी ग्रेट एट दैट. So then I realized कि yeah. So then what I did was इंटर सीए मैंने पास कर लिया, बट वो जो फाइनल में कूदना होता है फाइनल सीए के एग्जाम में, आई डिडंट गो देयर. आई लेफ्ट इट देयर ओनली कि नो, आई वांट टू डू समथिंग एल्स. So that was my first break. I took my break at the age of, I think, 23, 24 is when I stopped that. And then I took a year's time to think what I want to do, what I actually want to do in life. So that was the time when I started learning Japanese. My जहाँ से मैंने एमकॉम किया है, मेरी कॉलेज वालों ने इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के कुछ कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए थे. सो इन माय कॉलेज ओनली आई स्टडीड जापानीज फॉर 1 year. एंड आई हैव ऑल्सो गिवन द N5 लेवल ऑफ JLP, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है, उसका N5 बिगिनर लेवल मैंने क्लियर किया है. एंड then I joined a school, a small school nearby my area only. It was a very small state board school. Not very privileged kids used to come there, you can see, but small school, middle level की school थी वो. तो I did 1 year of teaching there, and that's where I selected geography as my subject, and that's where I loved it. I was like, okay, school में टीचर्स डे सेलिब्रेशन होता है जहाँ पे आपको टीचर बन के जाना होता है एक दिन के लिए. तभी I remember my teachers, they used to tell me that Rajeshwari, Right. you should be a teacher in the future because you teach so well. And तभी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि टीचर कौन बनेगा, ना मतलब उतना मैंने नहीं सोचा था. माय मॉम इनफैक्ट शी वाज आल्सो अ टीचर. बट बचपन में आपको होता ना कि नहीं, मैं ये करूंगी, आर्किटेक्ट बनूंगी, एयर होस्टेस बनूंगी, एस्ट्रोनॉट बनूंगी, बहुत सारे सपने होते हैं. बट देन वो कुछ वो लाइन में तो नहीं हुआ. बट देन अल्टीमेटली आई वाज लाइक, नो, आई डू लाइक टीचिंग एंड आई कैन कनेक्ट विद द चिल्ड्रन. So 1 year I worked in that small little school near my place,
And then I thought, I was about 25 at that time, when I thought that I should do my B.Ed, Bachelor in Education. So then 2 years I did my B.Ed. And so B.Ed में ना आप आपका एक मेथड सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन सी मेथड से B.Ed. So B.Ed की जब आप इंटर्नशिप में जाओगे तो you have to deliver some lectures. So what subject those lectures can be in? So I had selected economics because मेरा commerce background था, and geography. So I gave all my B.Ed की internship में जितने भी lectures देने होते हैं मैंने geography और economics में दिए थे. And we are also trained in those subjects then. So yeah, that happened. After B.Ed, I applied in a school in Mumbai only, and it was a good A grade school, one of the top schools in Mumbai. And that's where I have been teaching since the last 6 years, and I recently left my job. So there also, in that school also, I have been teaching geography from the start. Geography and history also initially, but then geography became my special till grade 10 that I was teaching. So I taught grades 5. I started with teaching grade 5 and 6. Then next year it so happened that I got a little promotion. तो 6 7 को पढ़ाना start किया, फिर 7 8 को पढ़ाना start. So in my 6th year, which was last year, I was teaching grades 8 9 and 10. 10th standard को भी मुझे पढ़ाने मिल गया last year, which was great. And then So how was your experience with, teaching kids? Like, didn't you find that a bit challenging? teaching kids was challenging for me initially because B.Ed में see B.Ed was a very wholesome experience, and B.Ed में मुझे बहुत समझने मिला कि कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या मेथड होता है. B.Ed के पहले ना आई यूज टू टेक द टेक्स्ट बुक एंड गो, एंड टेक्स्ट बुक में से पढ़ा के आ जाते, जैसे कोई ट्यूशन टीचर कैसे पढ़ाता है, आपको टेक्स्ट बुक में से एक एक पैरा लेके पढ़ा के वो चैप्टर खत्म करेगा, तो वैसे मैं स्कूल में भी पढ़ा के आ जाती थी. इट वाज अ वेरी स्मॉल स्कूल, सो नोबडी लाइक बॉदर्ड अ लॉट कि तुम कैसे पढ़ा रहे हो, ठीक है पढ़ा रहे हो तुम्हारा काम कर रहे हो. बट B.Ed में बहुत सीखने मिला कि एक लेसन प्लान कैसे बनता है. लेसन प्लान के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. पहले सेट इंडक्शन होता है, सो हाउ आर यू इंट्रोड्यूसिंग योर टॉपिक, देन व्हाट इज द मेन प्रोसीजर, व्हाट ऑल टीचिंग एड्स यू आर यूजिंग, and how are you concluding your topic, how are you doing a recap of your topic, what kind of questions you're asking. So बहुत, और वो B.Ed की ट्रेनिंग बहुत ही रिगरस होती है, एंड आप इतना लेसन प्लानिंग में एक्सपर्ट हो जाते हो कि देन यू फील वेरी कॉन्फिडेंट एट द एंड ऑफ दैट प्रोसेस. तो B.Ed में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला. एंड देन द स्कूल दैट आई वाज वर्किंग फॉर, देयर आल्सो we used to get ready-made lesson plans. So teachers Mhm. didn't have to make lesson plans as such. वो curriculum उनका बन के ही आता था. You just had to follow that. So that experience was very B.Ed experience was very enriching. And then पढ़ाने में भी मजा आने लगता है. आप टेक्स्ट बुक लेके जा ही नहीं रहे हो, आपको वो कंटेंट पूरा प्रिपेयर करके जाना है. एंड वो पढ़ाते टाइम लाइक इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड देन वो फ्लो पूरा हो जाता है, वो टेक्स्ट बुक की जरूरत भी नहीं पड़ती. यू जस्ट हैव टू गो विथ योर नॉलेज, विथ योर टीचिंग एड्स, पीपीटी या जो भी है, वीडियो कोई दिखाने हैं तो बीच में, एंड देन क्वेश्चंस पूछो लास्ट में. सो एक पूरा लेसन प्लान, एक आधे घंटे की लेसन प्लान की एक जर्नी रोज आपको कवर करनी होती है फॉर वन क्लास. विद द किड्स, यू आस्क्ड मी हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद द किड्स. तो बच्चों के साथ इनिशियली मुझे थोड़ा होता था कि थोड़ा डिसिप्लिन में ये वो, तो ट्रेन होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैनेजिंग अ क्लास ऑफ 30 40 स्टूडेंट्स. सो वन थिंग आई लर्नड वाज you can't be really nice, and you can't be like, you have to have that what do you say, you have to एक आप एक aura बना के जाना पड़ता है, showing that you are very much in control. So I had to learn that, and what was striking a balance was a little difficult for me initially, but then gradually I got it, how to strike that balance. I'm still learning, I'm still a learner in that direction, but yeah, the striking a balance is a little tricky, how you are managing your class, how you're having everyone's attention, but it happens gradually. राइट, मुझे अपने दिन Good. याद आ गया जब जब हम भी जैसे टीचर्स आने वाली होती थी तो हम डर जाते थे, ओ मैं सारी बैठ जाओ, शांत हो जाओ. Yeah, एंड नाउ आई कैन कनेक्ट कि मे बी शायद वो इतनी स्ट्रिक्ट है भी नहीं जितना हमें वो परसीव होता है, तो शायद उनकी बातों से. करेक्ट. तो मेरे इनिशियल इयर्स में ना आई यूज्ड टू बी वेरी नाइस. जो मेरा पहला Mm. स्कूल था B.Ed के पहले वाला, तो वहां पे मैं राइट. तो बहुत परेशान हो जाती थी, और रोज इतना मतलब मम्मी को आके घर पे बोलती थी कि आज मुझे बड़ा परेशान किया बच्चों ने, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, आज ये हो रहा है वो. तो देन पहले 5 6 दिन तो ठीक था. देन मम्मी टोल्ड मी वंस कि यार ये तू तेरा स्कूल का टेंशन ना घर पे लेके मत आया कर, घर पे यू हैव टू स्विच ऑफ. तो देन राइट. आई रियलाइज कि ओके आई कांट बी putting all this my pressure on everyone else around me. So then
आई लर्न इट, धीरे धीरे आई लर्न इट। फिर मेरी जो बीएड में इंटर्नशिप होती थी ना, उसमें मैंने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की। व्हाट आई डिड वाज, मैं एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट, लाइक इनिशियली आई यूज्ड टू बी लाइक फ्रेंड्स विद माय चिल्ड्रन, तो मैंने वो स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करके मैंने फ्रेंडशिप को थोड़ा पीछे रखा एंड एकदम स्ट्रिक्ट ऑरा लेके मैं जाती थी, तो देन वो बच्चे कंट्रोल में आ जाते थे। नाउ इन माय लास्ट स्कूल इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ, फ्रेंडशिप भी थोड़ा स्ट्रिक्ट भी, so it was like इट्स ऑल यू आर ऑलवेज बैलेंसिंग, यू नो, ऐसा लगता है कि साइकिल पे जा रहे हो आप एज अ टीचर, बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी पड़ती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ ये ज्यादा फ्रेंडशिप दिखा दी, नहीं कभी सोचती हूँ ये ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया मेरा, तो वो कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलता रहता है कि हाउ आर यू गोइंग टू बैलेंस इट। बट बच्चों के साथ इट्स अ लॉट ऑफ फन, इतने इनोसेंट होते हैं ना, like if you are working with all adults, then like everyone is an adult and they are thinking something, saying something else, but bachcho whatever they are thinking they are saying it, so it's like a world full of innocence around you. It's a lot of fun. कभी कभी अनोइंग नहीं हो जाता कि मतलब वी एज अ मैच्योर पीपल, हम हमारा एक माइंडसेट अलग एक लेवल पे होता है, एंड दीज किड्स ऑलवेज हैव दैट नॉनसेंस गोइंग ऑन इन देयर माइंड समटाइम्स, जो मैटर भी नहीं करता, तो कभी कभी अनोइंग नहीं हो जाता when you are also in life, and how you कभी manages to overcome that. एग्जैक्टली कभी कभी नहीं, बहुत रोज ऑन अ डेली बेसिस अनॉय, एक ऐसा पीरियड तो होता है कि जो आपको बहुत अनॉय कर देगा, बहुत अनोइंग हो जाता है। एंड Right. इट मतलब आई हैव ऑलवेज बीन, यू नो, मैं कैसी स्टूडेंट थी, आई हैव ऑलवेज बीन अ फर्स्ट बेंचर, मेरी रैंक आ जाती थी फर्स्ट सेकंड थर्ड में, एंड आई हैव बीन वेरी ओबीडियंट टुवर्ड्स द टीचर्स। तो फॉर मी टू बिकम अ टीचर वाज मच मोर डिफिकल्ट आई फील देन समवन हु वाज अ बैक बेंचर और जो टीचर बन के आया है। लाइक वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स हु इज माय कोलीग, she used to be very naughty in her school, so Okay. you know, she can gauge what is happening in the class much faster than what I can gauge. She has So gone through all that mischief yeah, already that you weren't. हाँ, तो मतलब बचपन में मैं तो मेरे सीधे रास्ते चलती थी, बट ये टीचिंग की लाइन में आके मुझे समझ में आया कि मतलब वो बच्चे किस-किस लेवल से सोच सकते हैं, कौन कितना नॉटी है, अरे इसने ये शरारत कर दी, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं हो। तो बहुत कुछ सीखने भी मिलता है बच्चों से कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। What I realized was in my last school, previous school जहाँ पे मैंने 6 साल काम किया after my B.Ed, वहाँ पे तो the children were like they had no issues with English speaking or anything. उनके घर में भी इंग्लिश में ही बात हो रही है, आप स्कूल में भी आके इंग्लिश में लर्न कर रहे हो। So these are all privileged kids coming from you know, upper middle class घर homes. So it was not very difficult for them. But what I have realized when I was teaching before my B.Ed in that small school near my home, वहाँ पे ना the kids who used to come, they had a lot of difficulty in understanding because the curriculum was in English, right? But at their home they are not speaking in English. वो लोग गुजराती में बात कर रहे हैं घर पे, या मराठी में बात कर रहे हैं, या तमिल कन्नड़ा whatever. तो और उनके पेरेंट्स भी उतने मतलब इंग्लिश में क्यों ही बात करेंगे, यू नो, देयर आर सो मेनी विलेजेस, सो मेनी 2 टियर 3 टियर सिटीज इन आवर कंट्री जहाँ पे घर पे आप मदर टंग में बात करते हो। तो फॉर दोज किड्स आई हैड टू टीच देम इन हिंदी, या उनकी अगर मुझे गुजराती आती है तो मैं, और मुझे पता है कि वो मेरा स्टूडेंट गुजराती है, तो मैं उसको गुजराती में भी समझाती थी या मराठी में, तो और वो लोग समझ जाते थे। लाइक आई रिमेम्बर वन स्टूडेंट, वो एग्जाम का हम रिविजन करवा रहे थे, तो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक ज्योग्राफी का ही कुछ क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई वाज आस्किंग हर द क्वेश्चन एंड शी हैड टू गिव मी एन आंसर, शी वाज लाइक आई डोंट नो दिस आंसर, आई एम सॉरी मैम, आई डोंट नो, शी केप्ट ऑन सेइंग आई डोंट नो, बट इट वाज अ वेरी इजी आंसर। सो देन मैंने उसको हिंदी में समझाया कि देखो ये है और ये है, इतना इजी, ये तो हमें लॉजिक बनता है ना, राइट? सो उसको पूरा लॉजिक समझ में आ गया कि यस दिस इज वेरी इजी। उसने मुझे पूरा आंसर हिंदी में दिया, व्हिच मींस शी इज नॉट, वी लेबल सच चिल्ड्रन जो लोग इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं, आंसर ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं, वी लेबल, बिकॉज उसको 0 मार्क आया है, वी लेबल देम एज अनइंटेलिजेंट, बट उसको आता है, उसको जब भी समझाया मैंने तो शी न्यू द लॉजिक, which means she knows the answer, but the problem was she didn't know the language in which she was learning. So we are labeling such children as unintelligent, but they are intelligent, very much intelligent. We have just not provided the language to them in which they are most comfortable. And there are so many children,
I feel a lot for the children जो villages में रहते होंगे या छोटे cities में रहते होंगे, जहाँ पे even बॉम्बे में भी बहुत ऐसे families होंगे जो घर पे English में बात नहीं करते, और so you Right. have to imagine a child जो घर पे let's say गुजराती में बात करता है, okay, घर पे गुजराती में बात कर रहा है और फ्रेंड्स के साथ हिंदी में बात कर रहा है, बट स्कूल में आके उसको सब कुछ इंग्लिश में लिखा है, तो वी आर टेस्टिंग हिज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन कि उसको इंग्लिश समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, टीचर्स Exactly. इंग्लिश में पढ़ा देती है, बट द चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल इन दैट लैंग्वेज, राइट? देन फॉर एग्जांपल, जैसे हमें इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, ठीक है, और हम स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं और सब कुछ ग्रीक में या जापानीज में लिखा हुआ है, सो कैन यू से दैट यू आर नॉट इंटेलिजेंट? नो, इट्स जस्ट दैट No. मुझे ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। सो ऐसे कितने बच्चे होंगे पूरे इंडिया में जहाँ पे लैंग्वेज इशू की वजह से दे आर नॉट एबल टू कम अप और स्कोर वेल, या उनका प्रॉपर कॉलेजेस, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया। सो दैट इज वन थिंग आई रियली फील फॉर। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 में, जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, एनईपी बोलते हैं उसको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट इनिशियल ईयर्स में बच्चे मदर टंग में पढ़ेंगे। So up till grade 2 or grade 5 something, they will learn everything in their mother tongue, and English will be introduced, but the medium of instruction of all the subjects will be mother tongue, which I'm really happy about, because कितने बच्चे इससे कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आई एम रियली हैप्पी कि ये इंट्रोड्यूस हुआ है, बट ये इम्प्लीमेंट होने में आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। एंड गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि हाँ, बच्चे की मदर टंग में सिखाओ, बट हर एक स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट होता है सपोज, तो फिर मराठी में, बट जो महाराष्ट्र में बच्चे पढ़ रहे हैं जो मराठी नहीं जानते, जो सपोज गुजराती या कोई तमिल है या कोई किसी और लैंग्वेज का है, वो लोग फिर क्या, वो लोग भी मराठी में ही पढ़ेंगे। तो इसकी टेक्निकलिटीज बहुत है, स्कूल्स कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वी डोंट नो, बट आई रियली होप समथिंग इज डन अबाउट दिस। The children यहाँ पे should मेरा go एक to, क्वेश्चन यहाँ yes, पे एक क्वेश्चन आता है राजेश भाई, जैसे आपने मदर टंग की बात करी कि गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड कि आप मदर टंग में आप पढ़ाओ, बट yeah, ये जो प्रॉब्लम है इंग्लिश स्पीकिंग का, क्योंकि आपने मदर टंग में पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू गिव द आंसर ऑन इन योर मदर टंग एज वेल, बट जब आप आउटसाइड स्कूलिंग से जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, जब एक्चुअल जॉब करने जाते हो, द इंटरव्यू ऑलवेज हैपेंस इन इंग्लिश, राइट? सो वुडंट बी still a problem for that particular child who is intelligent enough but won't be able to crack the interview because of the same language barrier? So so क्या ये पर्सपेक्टिव नहीं देता कि हाँ, आपको बच्चों को बचपन से ही इंग्लिश में प्रिपेयर करना चाहिए, सो दैट ये जो प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर वाली, वो उनको आगे करियर में ना ट्रबल करे? Correct. That's a very good question. So I will tell you what. English ना अभी ये एक मैं personal experience से बोल सकती हूँ. Both my parents, they have studied in a Gujarati medium school, and Okay. English was introduced to them later, like 5th standard से full-fledged English में they had the curriculum. But both my parents have studied in a Gujarati medium school. तो आपका एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाता है इंडियन संस्कृत बेस्ड लैंग्वेज में, और जब भी आपका किसी भी संस्कृत बेस्ड लैंग्वेज में फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए ना, तो लर्निंग इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज फॉर दैट मैटर बिकम्स वेरी इजी इन द फ्यूचर। लाइक आप 5th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ते हो तो वो ग्रास्पिंग बहुत ईजी हो जाता है। तो बोथ माय पेरेंट्स इट सो हैपेंड दैट उन्होंने गुजराती मीडियम स्कूलिंग की, बट बाद में उनको इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई थी, लाइक 8th स्टैंडर्ड या कॉलेज से हुई होगी, बट दे कुड ग्रास्प इंग्लिश वेरी वेल। सो ऐसा एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ दैट दे बोथ कैन स्पीक रियली फ्लुएंट इंग्लिश नाउ, बट दे हैड स्कूलिंग इन गुजराती मीडियम। सो इट इज सेड दैट अगर किसी भी इंडियन लैंग्वेज में आपकी मास्टरी पहले हो जाए और बाद में आप कोई भी सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करो, तो इट विल बी इजी टू ग्रास्प। यस, द टीचर्स विल हैव टू वर्क लिटिल बिट, द चाइल्ड्स फैमिली ऑल्सो विल हैव टू, मतलब बाद में जाके इंग्लिश इंट्रोड्यूस करने में भी आई एम श्योर देयर विल बी हार्ड वर्क, बट एक अभी क्या हो रहा है ना, एक आई कैन यूज वन लाइन फॉर द चिल्ड्रन कि ना घर का ना घाट का, ना ही आपने आपकी मदर टंग को प्रोफिशिएंट किया, इंग्लिश में सीखते गए, बट घर पे कोई इंग्लिश बोलने वाला है नहीं, इंग्लिश भी समझ में नहीं आई उतनी, तो दो ऑप्शन आप कर सकते हो। इसकी दो चीज हो सकती है, या तो अज्यूम कर लो कि सबको, पेरेंट्स को भी इंग्लिश आती है और आप इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हो, घर पे इंग्लिश बोलो,
ठीक है, वेरी इजी, देन स्कूल में बच्चा जाके इंग्लिश में पढ़ रहा है, ओके। बट इसमें इसमें क्या होगा फिर, आफ्टर अ फ्यू इयर्स देन ऑल आवर इंडियन लैंग्वेजेस विल बी एक्सटिंक्शन पे चली जाएगी। तो आइदर दैट इज व्हाट यू वांट टू लाइक पे फॉर इट, आइदर दैट वे यू वांट टू पे फॉर इट, और या फिर घर पे जो बोल रहे हैं मदर टंग को भी ऑन गोइंग रखो, स्कूल में भी आके बच्चा वही लैंग्वेज में सीखे, इंग्लिश बाद में इंट्रोड्यूस कर दो। अभी भी लाइक वी ऑल लर्न थर्ड फोर्थ लैंग्वेजेस आल्सो ना नाउ, जब भी इंटरेस्ट होता है इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी आ जाएगी अगर आप फिफ्थ स्टैंडर्ड से भी इंट्रोड्यूस करोगे। तो आई थिंक बड़े होके लाइक इफ यू वांट टू क्रैक सम इंटरव्यूज एंड ऑल, वो इंग्लिश कैन बी इजियर, बट यू हैव टू बी अ मास्टर इन वन लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश बचपन से इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ठीक है, उसमें मास्टरी हो गई आपकी, बट व्हाट अबाउट ऑल दोस किड्स जो घर पे इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, नहीं उनकी बोल पाते, मास्टरी भी राइट। नहीं होगा, तो ना घर का ना घाट का फिर हो जाएगा कि आपको ये आपकी मदर टंग भी नहीं आ रही है और ना ही आप इंग्लिश में। आई नो मेनी किड्स जो बचपन से इंग्लिश में पढ़ रहे हैं बट अभी तक दे आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, अभी तक राइट। उनकी बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। So, I mean, it's a difficult task, but I hope everyone like finds a good solution to this. एब्सोल्युटली। आई गेस में गवर्नमेंट को भी It's ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अच्छा मदर टंग में आप पढ़ रहे हो, रीजनल लैंग्वेजेस भी आप कर रहे हो, बट देन जॉब अपॉर्चुनिटी शुड बी इनफ फॉर दोज किड्स जिनको सब कुछ नॉलेज है, मदर टंग में ही वो आगे परस्यू करना चाहते हैं देयर करियर। अभी Correct. एज फार एज जो ऑफिसेज, इवन एमएनसीज में भी आप इंग्लिश में इंटरव्यू देते हो, बहुत कुछ बताते हो, बट इन रियलिटी जब Yeah. आप रोड पे जाते हो, जॉब कर रहे हो, तो तब हम इतना इंग्लिश यूज वहां पे भी नहीं कर रहे होते। सो जस्ट कि Yeah. एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे आपको बेस्ड ऑन इंग्लिश टेस्ट किया जाता है, एंड ऑल अदर पैरामीटर्स आप हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में आप कहा था वो वैसे ही होता है। इवन का एग्जांपल फॉर आईटी गाइस, उनको उनकी इंग्लिश नहीं होती इतनी फ्लुएंट, वो हर एक रीजन से बिलोंग करते हैं एंड वो अपना काम कर रहे हैं। उनका बस एक स्पोक पर्सन ऐसा होता है जो इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, जो कि बाहर के टी गाइस से डील कर रहा होता है। सो सच केसेस Yes. शुड बी इनफ फॉर दोज किड्स आल्सो जो नहीं परस्यू करना चाहते इंग्लिश। कितने सारे हमारे कंट्रीज हैं जो कि अपना जो उनका लैंग्वेज है उन पे ही बात करते हैं, वो नहीं सीखना चाहते। आपको उनके वहाँ पे काम करना है तो यू हैव टू लर्न देयर लैंग्वेजेस। सो हमें कुछ ऐसा आई गेस गवर्नमेंट को करना चाहिए जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले टू लर्न हिंदी और गुजराती और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल। True. Very true. Yes. Yeah. एक आपने राजेश्वरी डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का शायद आपने नाम सुना होगा। सो ही इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको तैयार करवाते हैं। Okay. इज अ वेरी बिग नेम, Hmm. अ ग्लोबली नोन पर्सनालिटी। सो जो टॉपिक अभी आपने डिस्कस किया ना, आई रिमेम्बर कि उस टॉपिक पे डॉक्टर दिव्य कीर्ति का एक काफी एक गहरा एक डीप डाइव ऑन ऑन यूट्यूब एज वेल। आई सॉ इट देयर, एंड व्हाट यू जस्ट सेड, इट मेड मी रिमाइंड, यू नो, दैट इट मेड मी रिकॉल दैट। तो उसमें भी उनका यही कहना था कि जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस लोगों को आज की डेट में आते हैं ना, वो इसलिए नहीं है कि नौकरियां अवेलेबल नहीं है, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। चैलेंज यहाँ पे आ जाता है कि लोग इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाते। Hmm. और इंटरव्यूज क्लियर ना करने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि उन्हें जज किया जाता है ऑन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज पे जज किया जा रहा है, एज आशु ऑल्सो वेरी वेल सेड, जिसको आप शायद कभी प्रोडक्शन फ्लोर पे यूज भी नहीं करते। Yeah. राइट, क्योंकि जैसे ही आप प्रोडक्शन फ्लोर हिट करते हैं एट योर न्यू वर्क प्लेस आफ्टर ज्वाइनिंग, तो सबसे पहले आपकी बात वहाँ की कैजुअल रीजनल लैंग्वेज में ही सबसे होती है। Hmm. तो कोई भी वहाँ आपको मिलता नहीं है जो आपसे फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी में बात कर रहा है। Yeah. राइट, लेकिन उस प्रोडक्शन फ्लोर तक पहुंचना, उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना, उसमें जो आपका एफर्ट लगता है, उसमें आपको जज किया जाता है, उस लैंग्वेज से आपको जज किया जाता है कि वेदर इस बंदे को विल लेट हिम और हर इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। Correct. तो ये बहुत सेंसिटिव एक टॉपिक है, एंड इस पे व्हाट आई अगेन रिकॉल फ्रॉम दैट एपिसोड, जिसमें उन्होंने कहा कि ही इज ऑल्सो वर्किंग इन tangent with the government right now. I mean, because he has that kind of influence that Hmm. he gets to sit with very highly powered people. So he said that in the education spectrum itself, he is trying to work on this only. He is trying to ensure
that in coming 10 years, and he very specifically said in coming 10 years, it will take at least 10 years for India to be able to properly implement of providing the courses, of providing the literature in everyone's regional language, right? So for example, जो बच्चा गुजराती में ही शायद पढ़ना चाहता है, वो गुजराती में ही अपने आप को आगे ले जाना चाहता है उसी लैंग्वेज के साथ में, तो ही और शी शुड बी एबल टू डू दैट। तो उन्हें इंडिया में फोर्स ना किया जाए कि आप नहीं, आप इंग्लिश में ही करो, आप कोई और लैंग्वेज में मत करो, तो उनको कभी फोर्स ना किया जाए। सो दैट जो इंसान अपने बचपन से जिस कल्चर का वो हिस्सा रहा है, जहाँ उसकी परवरिश हुई है, और जिस लैंग्वेज से वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, जिसमें वो जल्दी समझता है, जिसमें वो सोचता है, सबसे बड़ी बात होती है कि जिस लैंग्वेज में आप सोचते हो, तो जिस लैंग्वेज में आप सोचते हो उसमें आप जल्दी रिएक्ट कर पाते हो, राइट? तो इसलिए ही ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि ही इज बेसिकली ट्राइंग हिज एफर्ट्स, वर्किंग इन टैंजेंट विद द गवर्नमेंट, कि अगर हम ये कर पाए कि जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, दे शुड बी एबल टू ऑप्ट फॉर इट, एंड देन द स्कूल्स, द कॉलेजेस, द अथॉरिटीज विल हैव टू इंश्योर कि इस बच्चे का जब तक ये ग्रेजुएट नहीं हो जाता है, रेडी फॉर हिज जॉब और हर जॉब नहीं हो जाते ये लोग, तब तक उनको उसी लैंग्वेज में उनका कोर्सेज, उनका लिटरेचर उनको प्रोवाइड करवाया जाए। एंड आई मीन ही फर्दर डीप डाइव्ड इनटू दैट टॉपिक बाय मेंशनिंग कि इतना ही नहीं कि लिटरेचर को प्रोवाइड किया जाएगा इन अ लैंग्वेज, बट ही वेरी स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि द लिटरेचर हैज टू बी वेरी केयरफुली ट्रांसलेटेड, बिकॉज ऑफ्टन क्या होता है ना, जैसे संस्कृत से हमने आज तक हिंदी में इतनी गड़बड़ कर दी है कि संस्कृत में क्या लिखा होता है और हमने हिंदी में उसका कुछ और ही मतलब निकाल रखा है, और सालों से हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सो सिमिलरली वो जो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होती हैं चीजें, वो इस तरह से लूज अप ना हो। सो दैट इज अनदर थिंग दैट दे आर वर्किंग ऑन, एंड आई मीन दिस इज डेफिनेटली अ वेरी सेंसिबल एंड एट द सेम टाइम सेंसिटिव टॉपिक दैट यू हैव रेज्ड, आई मस्ट से दैट। Yeah, truly. And I think gone are the days कि you would only respect someone जो इंग्लिश में ही बोलेगा या इंग्लिश बोल सकता है, इंग्लिश नहीं आती तो you won't be respected in society. In today's world, we have so many YouTube channels coming up in regional languages. So your success need not be defined by whether you know a language like English or no. Imagine the child जो USA या let's say UK में पढ़ रहा है, घर पे इंग्लिश में बात करता है, स्कूल में जाके उसको इंग्लिश में सब सिखाने में आ रहा है. The child is very labeled as very intelligent because he understands everything. I mean, how lucky is that child? Why can't we be lucky enough कि हमारे लैंग्वेजेस में हम बच्चे को उतना कंफर्ट दे सके? एंड देन एज यू सेड प्रोफेशनली आल्सो, आई थिंक इट शुड बी अ थिंग ऑफ द फ्यूचर फॉर इंडिया. या आप मानोगे नहीं राजेश्वरी, मैंने अगर मैं स्पेसिफिकली अपने अभी तक के करियर की बात करूं, सो आई हैव अ टोटल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 17 ईयर, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स नाउ। मैं ऐसे कई प्रोफेशनल्स को जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, जो लोग टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हैं, knowledgeable हैं, Yeah. but they cannot speak English. Right? So if you sit with them, they'll be able to solve almost any of your technical problem that you may face. They can even guide you that on your career, okay, what you would have to do to get into technology and stuff like that. So they'll be able to speak lengths and lengths about it, but they would often fail at interviews. Right? And the core reason is because they are being judged ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश में उनको जज किया जाता है। इसी वजह से वो लोग कई सारे ऐसे जो मौके, ऐसे अवसर होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो उनके हाथ से चली जाती हैं। उनके लाइफ में वो कई बार उनके साथ हो चुका है। दे हैव नॉट बीन एबल टू जॉइन गुड प्रेस्टिजियस ब्रांड्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि किसी एचआर ने उनको जज किया ऑन द वेरी फर्स्ट राउंड। और सोचिए, वो एचआर कौन है? एचआर वो इंसान है हु इज नॉट एन एक्सपर्ट in any of the domains. Exactly. Right? Yeah. That person is only expert in hiring process, right? But that person is not an expert in any of the technical domain. लेकिन प्रोसेस कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले आपका इंटरेक्शन, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, आपका पहला इंटरेक्शन वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ्स के साथ होता है, एंड दैट इज बेसिकली योर फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। और उस फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में आपको जज किया जाता है सबसे ज्यादा लैंग्वेज एस्पेक्ट में कि हाउ गुड यू आर विद योर रिस्पॉन्सेज, राइट? और जहां आपके रिस्पॉन्सेज में आपने थोड़ा सा भी फंबल किया, दे स्टार्ट जजिंग यू, एंड देन दे ऑफ्टन दे राइट अवे रिजेक्ट यू, और वो आपको सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए कंसिडर भी नहीं कर। ये चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उन लोगों की कोई गलती नहीं है यार, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, ठीक है, अच्छे जगहों से वो लोग पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन इट्स जस्ट कि उन्होंने
प्रेफरेंस अपना लिया कि नहीं यार विल स्टडी इन हिंदी, ठीक है, या हम हिंदी मीडियम के साथ में पढ़ेंगे। उन्होंने अपनी फॉर एग्जांपल आईटी वगैरह की जो भी उनकी डिग्रीज हैं, डिप्लोमास हैं, दे हैव डन दैट इन देयर प्रेफर्ड लैंग्वेज फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। उसके बावजूद भी दे आर नॉट लैंडिंग जॉब्स, सो which दैट is इज sad. वेरी Yeah. डिसहार्टनिंग। I hope it changes now. And the RAD show के माध्यम से हमें ये मैसेज पहुंचाना चाहिए. Stop judging people on just one language. Very important. ट्रू, क्योंकि पता है क्या, एक बहुत अच्छी, वेरी वेल पुट अगेन बाय आशु ऑल्सो, आशुतोष ने अभी एक बात कही थी कि यूजुअली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एमएनसीज के अंदर या स्पेशली कंसल्टिंग फर्म्स वगैरह के अंदर Hmm. आपके पास में बहुत सारे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट? उन टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में डिलीवरेबल्स जो होते हैं, उन वर्क डिलीवरी पे काम करने के लिए आपको इवेंचुअली चाहिए एक टेक्निकली साउंड बंदा, Hmm. राइट? एक ऐसा इंसान जो टेक्नोलॉजी समझता हो, जो उसको सॉल्व कर सके। Correct. और आपको लिटरली एक दो या तीन ही लोग ऐसे चाहिए होते हैं हु स्पीक बिजनेस लैंग्वेज। Hmm. सो यहाँ पे इंग्लिश इज नथिंग बट अ लैंग्वेज, अ वे ऑफ communicating business, right? Yes. That guy can be your manager, that guy can be your team leader, right? Anybody in a supervisory position, or even a project manager for that instance, Yeah. right? Your project manager can be that person who is able to communicate or establish communication between the team here in India and people or client there, in other countries like US or UK or Hmm. Australia. But the saddening part is कि वो होते हुए भी ना, वो सब चीजें ऑलरेडी हैं, दे आर इन प्लेस, बट उसके बाद भी पीपल ऑन द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू दे आर स्टिल बीइंग जज्ड कि नहीं बॉस, आप जब तक मेरे को समझ नहीं आओगे मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा या जाने दूंगी। Correct. तो ये बहुत बड़ा यार एक चैलेंज है, एंड हमने खैर अपने समय में उसको फेस किया अलग अलग स्टेजेस पे, एंड लोग आज भी फेस करते हैं। Correct. This is a challenge for so many people. And I think हमने जो discuss किया about the national education policy, अगर वो correctly implement हो सकता है, then hopefully ये even interview में ये challenges आगे जाके नहीं आने चाहिए. Indians are anyway very intelligent. आप उनको 3-4 भाषा सिखाना चाहते हो, सिखाओ, वो सीख भी लेंगे. But that foundation has to be very strong. घर में कुछ और बोल रहे हो, स्कूल में बच्चा इंग्लिश में पढ़ रहा है, तो ना ही आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो पाई, ना ही आपका मदर टंग स्ट्रांग हो पाया। तो एक चीज पे फोकस करके बाद में इंग्लिश इंट्रोड्यूस करो। आई थिंक इंडियंस कैन लर्न बोथ द लैंग्वेजेस एंड डू रियली वेल एट इंटरव्यूज हो या जो भी हो। आई थिंक दे कैन डू रियली वेल, बट इन द फ्यूचर इफ दिस गेट्स इम्प्लीमेंटेड करें। यार Yeah. पता है क्या, इसीलिए मैं बड़ा इंस्पायर्ड फील करता हूँ, स्पेशली व्हेन आई सी लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, इमर्जिंग फ्रॉम इंडिया। Yeah. So, and very specifically quoting एक recently अशनीर ग्रोवर ने, आई थिंक शार्क टैंक में या किसी और फोरम पे, ही वेरी वेल पुट दिस कि यार धंधे की भाषा हिंदी है। Yes. That's what he said कि धंधे की भाषा हिंदी है, the language of business is Hindi if you are in India। तो वो बात उसने बहुत सही कही कि if you want to solve something, just talk in Hindi, because उसी में आप सोचते हो, उसी में आप रीजनिंग कर सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो, राइट? लेकिन क्या होता है कि ऑफ्टन इन अ राउंड टेबल डिस्कशन एक स्मार्ट बंदा, एक इंटेलिजेंट बंदा भी अपना पॉइंट नहीं रखता। सिर्फ इसलिए नहीं रखता बिकॉज ही हैज दिस फियर ऑफ बीइंग जज्ड। Exactly. कि यार मुझे ना जज करेंगे, अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया अपने स्टेटमेंट में तो मुझे जज करेंगे, तो वो अपना आइडिया ही कन्वे नहीं करता उस मीटिंग में। हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन में समिट्स में जाके अगर ट्रांसलेटर यूज करके आ सकते हैं while speaking in Hindi to Bill Gates or whoever, like all the other big personalities. So that is a very good example for everyone कि you don't have to be underconfident. Just speak in your language and we have technology to do the rest of the work. I mean, just be confident. True. Yeah. सो एक So क्वेश्चन I जो think काफ़ी हमने देर काफी से मेरे मन में आ रहा था काफ़ी पहले से कि you started with कि you have an interest in art, then you thought of pursuing science, and you end Yeah. up in commerce. Yeah. So you were a very confused child at that particular moment. So what is your suggestion जो आप अभी जो 10th के students हैं जिनको आप teach कर रहे हो, तो आप उनको दे सकते हो कि how to choose a better field for yourself? Like you were confused, they might be confused as well. So how do you guide
those children? So I would suggest, and I'm very glad that you asked this question. I would suggest that get an aptitude test. All the Mhm. big schools nowadays are providing aptitude tests in-house to all the students from grade 8 onwards, I think. Because ICSE में ऐसा है कि grade 8 में ही आपको select करना होता है कि हम्म, आपको भी commerce में जाना है या science में जाना है. तो हम्म, aptitude test वहाँ पे करवा देते हैं बच्चों की. But बहुत schools हम्म, जैसे स्टेट लेवल स्कूल्स होंगी शायद, एंड सीबीएसई और स्टेट लेवल्स का मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट एप्टीट्यूड टेस्ट इज समथिंग, अगर आपकी स्कूल में भी नहीं हो रहा है ना, तो भी बच्चों को और पेरेंट्स को जाके लेना चाहिए. आई एम वेरी श्योर अगर मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया होता तो मेरा रिजल्ट डेफिनेटली इट वुड हैव बीन लाइक टुवर्ड्स आर्ट्स और समथिंग लाइक दैट. हम्म, तो दैट शुड बी अ मस्ट. अगर आप सी सारे बच्चे कंफ्यूज भी नहीं होते. लाइक व्हेन माय मॉम हैड टू सिलेक्ट हर सब्जेक्ट्स इन कॉलेज, शी वाज वेरी हम्म, कॉन्फिडेंट, लाइक हर परसेंटेज वाज गुड इन 10, हम्म, बट उनको सब उनके फैमिली से बोल रहे थे तुमको तो डॉक्टर ही बनना है. उस जमाने में लाइक डॉक्टर एंड right, इंजीनियर वर द टू थिंग्स. डॉक्टर ही बनना चाहिए, साइंस ही लो, तुम्हारे इतने अच्छे परसेंट आए हैं. बट माय मॉम वाज हम्म, वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं, मेरा उस तरफ मेरा झुकाव नहीं है, तो मुझे आर्ट्स ही लेना है. और my mom has done her MA in Sanskrit. So she was so into अच्छा, like languages and arts and all that. And yeah, so some students are pretty confident what they want to do. But if you are confused, like how I was हम्म, at a particular हम्म, juncture in हम्म, life, then definitely get an aptitude test. And even break years are very underrated. मैं तो कहती हूँ कि अगर possible है, थोड़ा सा break हम्म, ले सकते हो. सम स्टूडेंट्स हमने सुना होगा फॉरेन में या कहीं पे, दे टेक अ ब्रेक आफ्टर देयर बोर्ड एग्जाम्स, या right, right, कॉलेज एक ब्रेक लेके देख लेते हैं. दे डू सम इंटर्नशिप्स एंड दे फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ हम्म, जॉब दे आर लाइकिंग. सो आई डोंट नो हाउ पॉपुलर ब्रेक इयर्स कैन बी, बट अभी भी जैसे मैंने लाइक राइट नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेक, अ सैबैटिकल सॉर्ट ऑफ. हम्म. So a break of a break year or a break, a few months of break can be very mind clearing, I feel. So you can work क्योंकि on yourself. जनरली होता ये है कि जो हमारा फ्रेंड ले रहा होता है स्ट्रीम, हम भी वही सोचते हैं कि यार हमारा फ्रेंड जा रहा है, हम भी चले जाते हैं. जनरली हम यही फॉलो, हमने भी यही किया था और आज भी मैं देखता हूँ कि सब ये मोस्टली यही फॉलो करते हैं विदाउट बीइंग लॉजिकल इनफ टू डिसाइड कि आगे आपको अपना करियर इंडिविजुअली सेट करना है. योर फ्रेंड माइट नॉट बी विद यू टू सपोर्ट इन योर करियर एज वेल. सो दिस इज गुड कि हाँ, एक एप्टीट्यूड इज अ वन ऑफ द वे जिससे वो Yeah. चूज कर सकते हैं. करेक्ट, यस. मैंने भी तो वही किया ना. मेरे कजिन्स और फ्रेंड्स ने कॉमर्स, कॉमर्स का तभी राइट. बहुत चल रहा था 15-20 साल पहले कि आजकल सब इंटेलिजेंट बच्चे भी कॉमर्स ले रहे हैं, तो देन मैंने भी फिर वही ले लिया. या आई हैव सम, इनफैक्ट मेरे जो लास्ट ईयर के 10th के स्टूडेंट्स थे, दे हैव many of the students who scored above 95, they have taken arts now. So ऐसा इंटेलिजेंस ऑल्सो हमें बीएड में सिखाया जाता है. there's not just one type of intelligence कि आपके मैथ साइंस में मार्क्स अच्छे आ गए तो आप इंटेलिजेंट हो. देयर इज अ मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी. इट कैन बी एन इंटेलिजेंस ऑफ अ म्यूजिकल काइंड, और इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ एन आर्टिस्टिक काइंड, और इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ number numerical kind, numbers, maths and all, scientific intelligence. So there's a multiple intelligence theory now. So your intelligence not defined by the subjects you will choose to take. राइट. एंड वन मोर थिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि हम आई गेस कुछ सब्जेक्ट्स में हम स्कोर तो इनफ कर लेते हैं बट हमारा Hmm. इंटरेस्ट नहीं होता, और जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है हमारा स्कोर हम उतना नहीं कर पाते हैं. दैट इज वन मोर थिंग, क्योंकि हम सब लोग यही कहते हैं कि यू गॉट अ हायर नंबर इन मैथ्स एंड Yeah. साइंस, यू शुड Yeah. ऑप्ट फॉर साइंस. बट मेरा इंटरेस्ट नहीं होता. हाउएवर आई वाज एबल टू गेट हायर मार्क्स, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं होता. तो शायद वो भी एक चीज़ है जो बाद में जाके मेरे करियर में एक रोड ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि मेरा एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं है. That is also very true. Like मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे, बट आई यूज्ड टू हेट केमिस्ट्री. तो दैट इज वेरी ट्रू. ऐसा भी होता है कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो उसमें चले गए, बट नो, एप्टीट्यूड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. ऑलराइट, सो राजेश्वरी, नाउ हमने काफी सीरियस सीरियस बातें कर ली हैं, राइट? सो लेट्स लाइटन अप द कॉन्वर्सेशन एंड लेट अस ऑल डाइव इन थोड़े से आपके इंटरेस्ट और हॉबीज और थोड़े से लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए. लेट्स डाइव इनटू दैट. सो shifting gears to a little bit in the past and your experiences. So now it's about, Bhopal to Mumbai. So growing up in Bhopal and then later on moving to Mumbai, like this must have been quite a transition. So इन दो अलग अलग शहरों में रहना, इन दो अलग अलग शहरों के बीच के experiences, how did they have influenced you as a person, and
how did they have made any significance in your perspective as a person? So I was born in Mumbai only, actually, because my father's home is in Mumbai, Vilepale, Bombay. But then, right after my birth, I was taken to Bhopal because my father had a job. So the first 8-9 years of my life, I have lived in Bhopal, and it was a very peaceful life. Like, although it's the capital, but it's much smaller city compared to Mumbai, what Mumbai is. So it was a very peaceful life. We had a bungalow there, which is not possible Mhm. at all here in Mumbai. So, and we had huge, big rooms and everything. And we had a little garden. So I really miss that life right now. But funnily, when I was there, I was in Bhopal. तभी I used to miss Bombay all the time because vacation में हम आते थे नाना जी के घर एंड मासी से Mhm. मिलना, बुआ से मिलना, दादा दादी से मिलना. तो फिर वही सब मिस होते थे. सो आई यूज टू वेरी ऑफन टेल माई मॉम कि वी शुड मूव टू बॉम्बे, बॉम्बे जाना चाहिए. वी बॉम्बे क्यों नहीं रहते हम सबके साथ, हम यहाँ भोपाल में क्यों रहते. तो even my school, it was a very tiny school. I was in DAV public school in Bhopal. Mhm. एंड उसका बिल्डिंग भी इतना इंटरेस्टिंग था. लाइक उसके ऐसे थैच्ड रूफ्स होते हैं ना, वो Mhm. टेराकोटा वाली रूफ्स होते हैं, वैसे Right. रूफ थे उसके. और बड़ा सा ग्राउंड था एंड छोटे छोटे हट्स जैसे क्लासरूम्स थे. सो that was a very interesting building, but in my childhood I didn't appreciate those things ki I didn't appreciate the space and the nature and the peaceful life around me. And then eventually my father got shifted again because he got a job here, so we all shifted back to Bombay में Mm. आके. मतलब बड़े इन माई टीनेज ईयर्स आई रियलाइज्ड कि ओके, यहाँ पे सब कितना छोटा है, जगह इतनी छोटी है, फैक्ट्री जैसे स्कूल्स है, फैक्ट्री जैसा दिखने वाला कॉलेज है. बट अगेन बॉम्बे, because of its people and because of the culture here, it's very lovable. Mumbai is like, I don't regret living in Mumbai. The colleges and the schools and Mhm. everything is like top notch and A grade. So Right. the learning experience and living experiences Bombay is good, but it's Mhm. just that peace is gone. Like 2 hours you're traveling, and two hours you're traveling to a workplace, then another 2 hours you're coming back. So that work life balance is a little difficult in Mumbai, but otherwise it's a great city. Like everything is here. You don't have any, like, all experience, all you can say all experiences, all good education, good career, everything is there in Bombay. But a little bit of that peaceful life is not there in Bombay, which is sad. So you have to I think bargain it's for not one here for in an Delhi NCR other. also. Sorry, what did it got mixed up a little bit? What did you say? You go ahead. You go ahead, Ashu. So I was just saying you have to bargain for one for other. Either this or that. You can't have both the worlds. True, true. What were you All saying, right. Rahul? Yeah, I was just saying that it's pretty much echoing for us in Delhi NCR as well. I mean, Ah, it's just as much as Mumbai. have you guys lived in any other place other than Delhi? No, not really. But I have been to Mumbai. So I have been to Mumbai twice. Okay. So it was a work-related travel, and I was there for almost a month or so. Yeah. So I was living there in Andheri West, I think. Okay. Very best. Yeah. So I did not travel much within the Mumbai city, not much. So there was just a couple of days when I got a chance to get out and, see the city, Juhu Beach and everything. So I was Ah, able to watch some of the places. But even then, I was able to realize that it is like not much different than Delhi NCR. I mean, everyone is just trying to reach somewhere, yeah. and it's completely rushy, and people are just prioritizing one over another. Yeah. So एक वही वहाँ पे भी similar था. आप लोकल ट्रेन में गए थे कि नहीं? नहीं, I didn't get a chance, no. देयर इज अ जोक हियर इन मुंबई जो चलता है कि अगर आप उतरने वाले हो तो पीछे जो आपकी भीड़ होती है उसमें से कोई बोलेगा कि ट्रेन रुकने पे उतरेगा क्या? मतलब आपको उतर तो इतना क्राउड होता है यहाँ पे. Right. Yeah, but All right. it's very unplanned. Some Mm, places in yeah. Bombay एकदम unplanned city है. कहीं पे भी कोई भी building खड़ा हो जाएगा. So it's not planned at all. I think you guys are lucky in that way. Delhi must, like, the New Delhi area must be a planned region. Even many other नहीं, cities न्यू like. दिल्ली न्यू दिल्ली में भी देयर इज अ सर्टेन पार्ट ऑफ न्यू दिल्ली विच आई वुड से जो आज़ादी के टाइम पे डेवलप हुआ, वो Hmm. वाला पार्ट जो आज़ादी के समय पे डेवलप हुआ, जिसे गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रेटेजिकली डेवलप किया था, द वीवीआईपी एरिया ऑफ Hmm. न्यू दिल्ली. सिर्फ आपको दिल्ली में वो ही एरियाज मिलेंगे जो कि
वेल प्लान्ड हैं और आज भी वेल मैनेज्ड हैं। तो वो हम्म। सारे वीवीआईपी एरियाज है, बट अराउंड दोज वीवीआईपी एरियाज जितना भी दिल्ली डेवलप हुआ है वो काइंड ऑफ अनप्लान्ड, अच्छा। तो वो भी बहुत अनप्लान तरीके से डेवलप हुआ है। लेकिन नाउ इफ आई टॉक अबाउट अनदर फास्ट पेस्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी, द सिलिकॉन वैली, यहाँ का हमारा जो है दैट इज गुड़गांव, हम्म। राइट। गुड़गांव जो बेसिकली हब है ऑफ ऑल द बिजनेस एंड आईटी एंड एवरीथिंग, जहाँ मोस्टली सारा बिजनेस चलता है। सो व्हेन यू गो टू गुड़गांव यू वोंट बिलीव दैट आपको हर 2 हफ्ते में देयर इज अ चांस कि आपका रूट, आपका रास्ता बदल जाएगा। अच्छा। हर 2 से 3 हफ्ते में आपके ऑफिस का रास्ता हो सकता है स्लाइटली चेंज हो जाए। जो फ्लाईओवर आप लेते थे वो फ्लाईओवर अब नहीं लोगे, जो यू टर्न आप लेते थे वो यू टर्न अब बंद हो चुका है, जो ओके। डाइवर्जन से आप जाते थे वो डाइवर्जन बदल दिया गया है, उसको ही डाइवर्ट कर दिया है। तो गुड़गांव ऑफिस पहुंचना हैज ऑलवेज बीन अ चैलेंज फॉर पीपल आउट हियर। ओ भाई। और हम लोग तो क्या मतलब पिछले 16-17 साल से, सिंस वी गाइस आर वर्किंग, सो हम लोग का मोस्टली जो अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब की, जो लोकेशन रही वो गुड़गांव रही मोस्ट ऑफ द टाइम। हम्म। और मैंने, आशु ने, हम लोगों ने तो ये बहुत फेस किया, बिकॉज हम लोग दिल्ली से, न्यू दिल्ली से वी यूज टू ट्रैवल एवरी डे टू आवर ऑफिस, एंड हम्म। इट यूज टू टेक अबाउट 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 से 2 घंटा ऑन एवरेज लग जाता था। अगर हम्म। ट्रैफिक वगैरह है तो 1.5 2 घंटा आपका लगता है। कोई बहुत ही अच्छा गिवन डे होगा तो शायद आप 1 hour 45 minutes में शायद आप पहुंच जाओ, कोई बहुत ही अच्छा गुड गिवन डे होगा, और एल्स वो 1 घंटे के ऊपर लगता था टाइम। बट देन रास्ते इज लाइक दे आर, गुड़गांव के बारे में हम कहते हैं इट्स एवर चेंजिंग। ओके। इट्स एवर चेंजिंग मतलब वहां को बनाने वाले ने शायद कभी डिसाइड ही नहीं किया उसके हम्म। प्लान आउट करते टाइम कि यार यहाँ पे रास्ता कहाँ बनेगा, यहाँ के सीवेज सिस्टम क्या बनेंगे, तो इफ आई टॉक अबाउट सीवेज सिस्टम इटसेल्फ, तो गुड़गांव का बहुत बार सोशल मीडिया पे मीम्स वगैरह आते हैं, बहुत उसका मजाक उड़ाया जाता है। अच्छा। Because Gurgaon made a flat today, on a place called Golf Course Road. So हम्म। right now, a flat today it costs nearly about 75 to 100 crores, ओ a माय single गॉड। flat. आई रेड अ न्यूज फ्यू डेज बैक, वो 100 crores का कुछ बेच रहे हैं वहां पे। Right, right. So that is called DLF Camellias. ओके। सो डीएलएफ जो बिल्डर है उनका कैमेलियास प्रोजेक्ट है हम्म। गोल्फ कोर्स रोड पे। सो उसमें अभी जो रीसेंट ट्रांजैक्शन हुआ था वो 100 करोड़ पार हुआ था। हम्म। तो जिसकी वजह से अगेन वहाँ के लोग एस्पायर करने लगे कि हाँ चलो भाई, अब उसने 100 करोड़ में बेचा है तो 75-80 में तो हम भी बेचेंगे। ओ माय तो गॉड। इस तरह से द रियल एस्टेट जो है उसका वो पार, वो लेवल सेट होता जा रहा हाँ। है। लेकिन आप ये देखो कि वहां पे आज भी वाटर लॉगिंग वगैरह इस सब का प्रॉब्लम है। हम्म। सो इनफैक्ट डीएलएफ कैमेलियास के बिल्कुल बाहर जो गोल्फ कोर्स रोड है, द रोड इटसेल्फ, वहां पे इतना पानी भर जाता है बारिशों में कि आप वहां पे बोट चला सकते मुंबई का भी वही हाल है, काफी जगह में ये पॉसिबल है। तो ये चीज है। हम्म। तो हाँ, तो वही है कि बस बहुत जगह ऐसा है कि शहर बन गया है, शहर बन गए हैं, बट ऐसी कोई प्लानिंग वगैरह किसी ने की नहीं थी, एंड नाउ इट्स जस्ट पैच वर्क, सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिक्स थिंग्स अप वन एट अ बट टाइम। काफी पिक्चर्स में ये गुड़गांव का जो एरिया दिखाते हैं, लुक्स वेरी डेवलप्ड, लाइक लुक वाइज एंड ऑल, इट फील्स वेरी इट इज। गुड। जो जैसे आई थिंक तू झूठी मैं मक्कार मूवी में काफी वो दिल्ली का रीजन दैट लुक राइट, रियली नाइस। हमारे बॉम्बे में भी राइट। है वैसा, बॉम्बे की भी थोड़ी तारीफ कर देनी चाहिए, जैसे अभी बीकेसी एंड ऑल इज कमिंग अप, तो वो एरिया लगता है कि अच्छे से प्लान करके डेवलप किया राइट। है, बांद्राकुला कॉम्प्लेक्स। सो गुड़गांव के भी लाइक एनी अदर सिटी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। या। सो नो डाउट गुड़गांव इज अ ब्यूटीफुली डेवलप्ड हम्म। स्पेस। डेवलपमेंट, व्हेन आई से द वर्ड डेवलपमेंट, इट बेसिकली मींस कि आपको वहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम द शाइनी बिल्डिंग टू द कम्यूट एंड द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटरटेनमेंट हम्म। जॉइंट्स, वो आपको सब वहां मिलेगा। या। सो उस मामले में तो आई थिंक Gurgaon will definitely give competition to Mumbai, या। because I have been to both places, not everywhere in Mumbai for sure, but yeah, you will see a much richer nightlife जिसको बहुत लोग enjoy करते हैं, so that you will find in Gurgaon वाला। so ये चीज है। और दूसरा, गुड़गांव हमारा फेमस है, आशु knows it, हमारे क्या ठेकों के लिए। अच्छा। हाँ, सो वो फेमस इसलिए है बिकॉज आपको किसी भी और स्टेट में ना, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट मुंबई हम्म। कि वहाँ पे वाइन एंड बियर शॉप्स वगैरह का क्या सीन है, लेकिन गुड़गांव में क्या होता है कि गुड़गांव में यू विल फाइंड आउट 24 आवर्स के भी ऐसे जॉइंट्स हैं जो अवेलेबल रहे। सो 24 आवर्स यू विल बी एबल टू फाइंड अल्कोहल। ओके। तो ये गुड़गांव का एक का ना यूएसपी बन जाता है बहुत लोगों के लिए कि यार हमने हम एस्पायर कर रहे हैं, हमने गुड़गांव में फ्लैट लेना है, क्यों लेना है, कह रहा यार वहाँ ना ठेके बहुत है। आई एम अ तो ये टीटोटलर, भी।
एवरीवन इन माय फैमिली वी डोंट ड्रिंक, नोबडी ड्रिंक्स। तो मुझे तो मुंबई Okay. का सीन भी नहीं पता और गुड़गांव का भी नहीं, तो आपको भी बता। You know, I have All been right. to Delhi in हाँ. 2019, and I Hmm. loved exploring the city. Like we went to India Gate, Rashtrapati Bhavan, all those places we went to. I've clicked pictures. I think you will find them on my Instagram. And Mhm. one thing I loved is कि आप मेट्रो में बैठ के कहीं पे भी पहुंच सकते। लाइक Right. आपको बस यू जस्ट हैव टू रीड द मैप, अच्छा मुझे यहाँ जाना है तो ये लाइन चेंज करके ये लाइन लेके मैं यहाँ पे पहुंच सकती हूँ। लाइक इट वाज वेरी सॉर्टेड। मुंबई में अभी बन रही है मेट्रो, तो वो पता है, मैं वेट ही कर रही हूँ जब से मेरा जॉब लगा था बीएड के बाद, तब से आई हैव बीन वेटिंग कि ये मेरे घर से मुझे स्कूल ले जाने वाली मेट्रो बन जाएगी। अभी तक बनी नहीं है, मेरा जॉब भी छूट गया। आई एम जस्ट वेटिंग नाउ। एक लाइन चालू हुई है जो हमें Mhm. दहिसर से अंधेरी ले जा सकती है, बट पूरी सिटी कनेक्टेड नहीं हुई। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट कि दिल्ली जैसा मेट्रो सिस्टम यहाँ पे कब बने। Well, we hope and pray कि जल्दी बने. Yeah, it's Right. very Because much traffic needed is here. definitely a major problem. Yeah, yeah. All right. So, Rajeshwari, now switching gears to your another interesting passion. That is something that you talked about, photography and poetry through photography, the realization that you have in it. So, tell us something about that. How that expressive outlet in the photography, वो आपको कैसे उसमें से शुरू हुआ? किस तरह से it all started? सो एज आई टोल्ड यू फर्स्ट, तो मैंने जब भी आर्ट अकाउंट खोला इंस्टाग्राम पे, तो मैं मेरे आर्ट वर्क को फोटोग्राफ करती थी, या कहीं ट्रैवल पे चले गए तो ट्रैवल फोटोग्राफी एंड ऑल। तो इन माय ग्रुप, लाइक आई डोंट वांट टू डू माय ओन तारीफ, बट इन माय ग्रुप एवरीवन इज अवेयर कि ओके राजेश्वरी को फोटोग्राफी दिए तो वो अच्छी करेगी, लाइक एंगल्स एंड एवरीथिंग, कौन से एंगल में अच्छा दिख रहा है। रिसेंटली आई डिड अ प्री वेडिंग शूट फॉर वन ऑफ माय फ्रेंड्स, so that was a good experience just last week. That was my first as a photography project as such. So they ended up loving all the angles and everything I took for them, but usually not. So if you're asking me about photography, I'm not into like people photography and all. मुझे nature click करना बहुत अच्छा लगता है, then flowers हो गए या फिर landscapes हो गया, hill Mhm. station, you know, if you ask me if I'm a hill stations or a beach person, I'm a hill station person, because hills Wow, पे you'll जाके you I will love you clicking the will all the land. way you'll all the way definitely connect with Ashutosh here. So he's a nature lover, a mountain lover, and a photographer who loves to photograph nature, not people but nature. Right. Lovely. So you asked me about poetry. So when I had started my Instagram account back in 2014, I was doing poetic captions. So I was trying to rhyme my captions with whatever Mhm. picture I posted. But then that got stopped. मतलब अभी भी कभी कभी मन होता है तो पोएट्री कर लेती हूँ कैप्शंस में, बट उतना नहीं कर। तो बट आई हैव स्टिल kept my bio as poetic clicks, because I feel that it still resonates with the pictures, because like I the composition that I've created, maybe that is having Mhm. poetry in itself. So वो बायो मैंने अभी तक रखा है कि poetic clicks, भले ही मैं कैप्शन में पोएट्री करूँ या ना करूँ। That's Nice. interesting. And now on the other end of the spectrum, like absolutely जो बिल्कुल different आपका interest है, that is astronomy. Yeah, And I must say that is something that is very intriguing to me as well. I mean, I spend a lot of time when I'm not doing anything related to work or related to any of the hobbies. Then I often, spend my time listening to some of the people like, Brian Cox or Neil deGrasse Tyson. These are two astrophysicists that I really, really admire, and I love, listening to them for like hours and hours I can do. So on that astronomy, interest of yours. So and you mentioned that you have a telescope as well. मतलब जब मैं छोटा था, so I always used to aspire कि यार काश मेरे पास भी ना टेलीस्कोप हो, तो मैं भी देख पाऊँ कि चांद कैसा दिखता है या और कोई planets कैसे दिखते हैं। तो मैं जब छोटा था तो मैं ये सब सोचता था, but then I never got a chance to get a telescope. So I was really excited to know that you have a telescope and you have used it actually. So how do you indulge in this passion of stargazing, and especially in this bustling city of Mumbai? so I'll give you a little background. My father is also an astrologer by hobby. And when he was young, when he was about 24, 25 years of age, he used to teach astrology to many people who are much older than him. So his Mhm. astrology knowledge is really great. And ऐसा नहीं कि
you know, like you don't find it, like when you listen to him it seems very scientific कि like कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उनको कि ये प्लैनेट का मेरी लाइफ पे कैसे असर हो सकता है, तो जिस तरीके मैं आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन, बट जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं ना, you actually begin thinking कि okay maybe it is like that. Okay, so when I was a small child, तो my father used to show me, कभी भी हम रात को टहलने चले गए तो वो दिखाते थे मुझे स्काई में कि देखो, कैन यू सी दैट स्टार, दैट इज एक्चुअली अ प्लैनेट which is Jupiter or that is Venus. And we used to follow the moon also, phases of the moon also he used to explain to me when I was a child. तो तभी से मेरा इंटरेस्ट स्काई में एंड स्टार गेजिंग में स्टार्ट हो गया था. सो आफ्टर आई बिकेम अ ज्योग्राफी टीचर, मुझे लगा कि आई वांट टू डू मोर स्टार गेजिंग नाउ. तो टेलीस्कोप तो हमने खरीद लिया, बट यू आर राइट, मुंबई जैसी जगह में लाइट पोल्यूशन भी बहुत होता है एंड नॉर्मल एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी बहुत होता है. सो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट. नाउ जहाँ मैं रहती हूँ इट इज लिटिल बिट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, तो आई कैन स्टिल व्यू मेनी थिंग्स like planets, Jupiter, Saturn and all दिख जाते हैं. But I have also traveled with my telescope. So we did a family trip to this place called मालशेज घाट. मालशेज घाट एक मुंबई से थोड़ा 5-6 घंटे की ड्राइव पे है. वहाँ पे इट्स लाइक अ विलेज एरिया एंड देयर इज अ घाट, मीन्स थोड़ा ऊपर आपको घाट चढ़ के जाना पड़ता है. एंड there are hotels and all where you can stay there, and light pollution is very less. तो वहाँ से आपको इतना clear sky दिखेगा, and when you just gaze up even without your telescope you'll see many stars. So that was lovely. And so then I started posting. I in 2019 around I started a astronomy channel. तो मेरी telescope में ना I did some research before buying the telescope. So एक company है Tejraj and Company in Mumbai who have been selling telescopes since very long, many years. So we went and met the entrepreneur there. He was a very experienced person and he helped us select a good telescope. So we got a telescope, and that it is a telescope where you can fix your DSLR camera to it. So whenever I did any sky gazing, I used to record like Saturn पहली बार दिखा. Observing Saturn for the first time is a magical experience because you see the rings on your own for the first time. It's really something else. तो आपको वो रियलाइजेशन होता है ना कि अरे मैंने सैटर्न देख लिया. सो आई रिकॉर्डेड इट एंड देन आई पुट इट अप ऑन दिस यूट्यूब चैनल दैट आई क्रिएटेड, रा एस्ट्रोनॉमी. सो इन दोज डेज अराउंड 5-6 years back I used to do some observations and put it on that channel. And I used to tell my students also, go and watch my video. हमारे 6th standard के curriculum में we teach them about the solar system. So तभी I used to just hint in between कि मेरी channel देख के आओ. तो बच्चे देखते भी थे. They used to leave some comments. One of the students, interestingly, he gave me a nice compliment when he heard about all this ki I'm into astronomy. He said, oh, you're not just a geography teacher, you're a geography teacher who loves geography. So that was something nice to hear कि Indeed. उसको एक्चुअल में ऐसा कोई टीचर मिला जिसको इतना इंटरेस्ट है सब्जेक्ट. So that was Well, nice. Yeah. एक चीज आई थिंक मैं और आशुतोष हम दोनों अग्री कर सकते हैं, लॉट ऑफ व्यूअर्स एज वेल, Yeah. कि राजेश्वरी ने हम सबसे ज्यादा दुनिया देखी है. Absolutely. like literally. दुनिया, और यू कैन से दुनिया के बाहर क्या हो रहा है. दुनिया के बाहर भी, Yeah. you know. But Interesting. it's actually true. मैं जब भी कुछ when I feel low or something, मुझे कभी भी लगता है कि क्या है यार, कुछ लाइफ में सही नहीं हो रहा है, तो then I actually tend to think कि I am this tiny dot on this one planet which is another tiny dot in the whole universe. So when I look So at the true. bigger thing and when I imagine the universe, I tend to feel like I'm okay, I'm good. So that's how I usually try to think of my problems कि नहीं ठीक है That उतना is कुछ. so true. Yeah. That is so true. अपने को इतना भी सीरियसली नहीं लेनी. Yeah, that helps. That perspective helps. Right. So Rajeshwari, another interesting thing, and this is something that I think a lot all the time. Do you think that we are, as humans, do you believe in the fact that we are alone in the universe? This is one question which I also keep on pondering, and I think again there can be two possibilities. या तो there are lakhs of planets in this universe, millions and billions of planets probably. So I feel I have two feelings. One is, my first feeling is कि yes, life और कहीं पे कैसे नहीं होगी, होनी चाहिए, of course होगी. But कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, हम इतने स्पेशल हैं, अर्थ इतनी स्पेशल है कि यहीं पे होगी शायद, और कहीं नहीं होगी. इसमें अगर थोड़ा बहुत हिंदू स्क्रिप्चर्स में मुझे वैदिक स्क्रिप्चर्स में थोड़ा इंटरेस्ट
पढ़ा था कुछ सालों पहले, तो आई वाज रीडिंग अबाउट ये जो सारे युग होते हैं, कलयुग, सतयुग एंड ऑल, तो उसमें मुझे उतना डिटेल में नहीं याद, बट वो जो ब्रह्मा है, जो क्रिएटर है दुनिया के, उनके लिए तो मतलब बहुत सारे युग बीत जाए वो 1 सेकंड के जैसा होता है। तो एक दुनिया आई और चली गई, इट्स लाइक बबल्स पॉपिंग, एक दुनिया आई चली गई, दूसरी दुनिया आई चली गई, तीसरी आई चली गई। तो और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का। तो अभी हमारी दुनिया चल रही है बट सो आई डोंट नो कि अभी हमारे साथ में एक और कहीं पे ह्यूमन बीइंग्स या एनी काइंड ऑफ हैबिटेशन पॉसिबल है। मुझे लगता है कि हो भी सकता है, और मुझे ये भी लगता है कि शायद अभी हमारा टाइम चल रहा है, हम स्पेशल हैं, और हमारे बाद शायद और कोई ऐसी स्पेशल अर्थ आएगी। I don't know. I'm actually very confused about this myself. What do you think? Well, there are, see, if you ask me, अगर मैं आपसे बात करूं तो शायद ये पूरा सेशन हमें छोटा पड़ जाएगा because I have dived a lot deeper into this thought, and I have attained lot of information around in the past. So अगर मैं क्रक्स में कहूँ तो बहुत सारी वैसे तो चीजें हैं, लेकिन एक आपने जैसे बात करी ना, you told about the perception Yeah. of time from Brahma's perspective. Hmm. राइट अब आजकल क्या है ना, अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, राइट? सो आई डोंट नो, इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम लोग दिवाली के जो ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, दिवाली के सीजन में आते हैं। हैव यू सीन देम? ये दिवाली दो के सीजन के चीजें आसपास आते हैं, मिक्स होती है, हाँ। राइट? तो ये जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, स्मॉल जो कीड़े हैं, इनका लाइफ स्पैन होता है विद इन 18 आवर्स का, ओके। सिर्फ 18 घंटे। हम्म। उसी में ये एग्जिस्टेंस में आते हैं, और अच्छा। उसी में ये मर भी जाते हैं। ओके। So now, from their perspective, या। from their world, from their entire colony, their ecosystem, they live an entire life, ट्रू, यस। right? But for you and I, as humans, we have only spent 18 hours of a day, राइट, या। right? हम्म। So it's perception. And करेक्ट, again, as दैट्स। Einstein very well put this in his theory of relativity, कि it is all about कि जहां से मैं जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो उसकी रियलिटी नहीं है, वो मेरी रियलिटी है। एब्सोल्युटली, यस। तो ये एक बहुत बड़ा सच है। और ऐसे ही एक चीज होती है फैराडे पैराडॉक्स। नाउ व्हाट फैराडे पैराडॉक्स एक्सप्लेन्स कि कभी माइक्रोस्कोप के नीचे, आप कभी माइक्रोस्कोप के नीचे किसी भी चीज को देखते हैं, सो यू फोकस एंड यू सी अ वेरी मिनिस्क्यूल लाइफ, बट दैट इज लाइफ, राइट? There are bacterias, there are viruses, all sorts of amoebas, and they are living a life. They have their own ecosystem. They are connecting, disconnecting with each other. There are neurons which are constantly energizing through each other. So they have their own conversation going. They have their own ecosystem, and they are living a life. Definitely not like ours, how we perceive life. Yeah. But there is life. Now the Faraday paradox talks about this. The aliens are not visible to us because we could be their bacteria. Possible. Now imagine, you said sometimes I feel like a grain of sand, right? Now imagine you are way smaller than that. Correct. And we as humans who perceive a visible universe, this entire universe might just be a grain of sand for an alien life. Absolutely, that could be it. Yeah. Right? So यही रीजन है कि हम शायद जीवन भर एक इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढते रहें, जो कि हो सकता है कि डेफिनेटली हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, Yes. लेकिन उससे हमारा सामना शायद कभी नहीं हो, Yeah. just because of the size and nature. Correct. That's very interesting. Now, so this is one way to put relativity and perspective into picture. Yeah. So वो कहते हैं ना कि जमीन में जब कभी आप जैसे आप घास पे चलते हो, कभी आप होता है ना कि नंगे पांव आप घास पे चल रहे हो, हाँ. राइट? आपके पैरों के नीचे भी there is an ecosystem. Yeah. लेकिन what you are doing as a being, what you are doing, you are probably just sitting on a bench and putting your legs on the grass, and you are basically reading a book. That is your life. True. That is your perception of reality. But right down below, just beneath your feet, there is an entire ecosystem. Yeah. That you are not aware of, and you don't even care about it. True. आपको या तो उसका पता नहीं, और अगर आपको पता भी है तो आपको परवाह नहीं. Correct. So this is how the Faraday places it.
कि शायद उस एलियन लाइफ को हमारे बारे में पता नहीं, Yeah. क्योंकि हम इतने मिनिस्क्यूल हैं, और अगर हमारे बारे में पता भी है तो शायद उसे परवाह नहीं, Correct. बिकॉज उसके इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से Hmm. हमारी इंटेलिजेंस और हमारा इकोसिस्टम का कोई मेल नहीं। That is also possible. सो थोड़ा सा ये डीप है टॉपिक, मतलब इसके बड़े सारे परमिटेशंस निकल के आते हैं। अगर आप इसमें फर्दर जितना आप डीप जाओगे तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट परसेप्शंस बन जाते हैं, बट मैंने आई थिंक दिस इज द ब्यूटी। आपके वो वीडियोस देखे थे, आप में से कोई एक वो इंटरस्टेलर मूवी देखने गया था, आप यस, थे दैट या? वाज मी। अच्छा, आप ही थे ना। आई और आई आपकी वेंट वाइफ? देयर विद माय हाँ, वाइफ, यस। सो आई हैड अ सेम स्टोरी। तो मैं गई थी मेरे मम्मी पापा और मेरी बुआ जी के साथ। तो मेरी बुआ जी सो गई थी मूवी में, और अगेन यू ऐसा मेड अ हुआ। बैड चॉइस ऑफ ऑफ मूवी गोअर्स, या जैसे मैंने गलत चॉइस करी। नहीं, बट हम यूजुअली एज अ फैमिली हम चार जाते थे मूवीज के लिए। तो इसके लिए भी अभी ऐसा हुआ कि हम ही गए सब। तो अभी इसमें ऐसा हुआ ना कि हम जिस शो में गए थे वो इंग्लिश में था और सबटाइटल्स भी नहीं थे। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। और वो मतलब ऐसे बहुत कम वॉल्यूम में बात कर रहे थे एक्टर्स, वेरी कैजुअली, और उतना क्लियरली नहीं। इफ यू रिमेम्बर हाउ द मूवी वाज, लाइक एकदम धीमे धीमे बात कर रहे थे सब। तो उतना समझ में नहीं आया। फिर घर पे आके इवन मुझे, आई वेंट थ्रू द एंटायर प्लॉट ऑन विकिपीडिया, तब जाके मुझे समझ में, अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा था, ओके। देख के तो आ गए बट उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं आया। बट घर पे आके पता चला कि ओके ऐसा था। उस मूवी में भी पता है क्या, उस मूवी के इतने सालों के बाद, हम्म। मतलब व्हेन आई वॉच दैट मूवी फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई माई सेल्फ आई अंडरस्टूड लाइक 70-80% ऑफ द प्लॉट द या फर्स्ट टाइम। या Then I had to watch it a couple of times more to completely हम्म। accommodate the idea around the concept and the या plot. And then I felt कि now I understand the movie. करेक्ट। Then अभी कुछ महीनों पहले, just हम्म। अभी कुछ महीनों पहले, there is this American YouTuber. तो उसने एक 1 मिनट का शॉर्ट डाला, इसने एक 1 मिनट का रील बनाया। हम्म। उसमें उसने सिंपल एक बात बोली। उसने बोला कि जिस जिसको लगता है that you have understood the plot of the Interstellar movie, हम्म। it's very good. I appreciate that you have understood the plot. ठीक है। बंदा कहता है कि have you carefully realized कि इंटरस्टेलर के स्टार्टिंग में there is a scene जहाँ पे शिप क्रैश होता है। हम्म। सो आई वॉज हुक्ड फॉर अ सेकेंड कि हाँ यार होता तो है। हम्म। तो कहता है अगर आपने केयरफुली मूवी को देखा है एंड इफ यू जेन्युइनली से दैट यू अंडरस्टैंड द मूवी, यू विल सी दैट सेम सीन, दैट सेम फ्रेम बाय फ्रेम, दैट सेम शिप गेटिंग क्रैश्ड मूवी के बिल्कुल, आई थिंक व्हेन यू आर मोर देन 1.5 घंटा इनटू द मूवी। ओके। तो वो जो सीन होता है जब मिलर प्लैनेट से वापसी के टाइम पे हम्म। वो लोग का जो क्रैश होने वाला होता है, वो जो पर्टिकुलर मोमेंट है, दैट इज द सेम मोमेंट जो स्टार्टिंग में दिखा। अच्छा। ओके। तो वो कहता है कि अगर वो दोनों सीन सेम है, हम्म। सो एंटायर मूवी में जो आपका बंदा था, जो मेन प्रोटैगनिस्ट था, हम्म। he was basically he basically got expired. He was dead in in that crash, या या in the very first scene. And then हाँ। rest of the entire movie was his aspiration, his dream to see his daughter one day, to see a better world हम्म। that he was aspiring to. So because वो एक मरने के बाद एक ड्रीम सीक्वेंस में है, हम्म। so entire Interstellar movie is actually about all the positive things that he used to talk with her daughter about. तो वो वाओ। जो अपनी बेटी से जो जो पॉजिटिव बातें करता था कि एक दिन हम जा पाएंगे, विल बी एबल टू फाइंड द प्लैनेट, वी विल बी एबल टू ग्रो आवर ओन क्रॉप्स, एंड यू विल बिकम अ साइंटिस्ट वन डे, यू विल बिकम अ फाइन लेडी वन डे, या आई विल गेट ओल्ड, आई विल सी यू। तो उसने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करी एट द मोमेंट व्हेन द क्रैश एक्चुअली हैपेंड एंड ही वाज डाइंग। वाह। So we as viewers, we were हम्म। basically watching him experiencing death. ओके, आई नेवर न्यू दिस। इनफैक्ट मुझे उतना याद भी नहीं है वो मूवी के बारे में। बट एज यू सेड, आई वाज रिकलेक्टिंग दोस सीन्स। आई रिमेंबर वो 4D, फोर्थ डिमेंशन में कहीं पे चला जाता है। दैट वन Right. सीन आई रिमेंबर, बट दिस आई डिडंट नो। So उसमें उस यूट्यूबर ने इसी को इसी तरह से एक्सप्लेन किया कि if you look closely into the movie, so you will find out कि the first scene of the crash ओके। and the scene at the near the end of the movie, हाँ। वो दोनों सेम ही सीन है। इनफैक्ट फ्रेम बाय फ्रेम वो सेम सीन। ओह, आई हैव टू वॉच इट अगेन नाउ। हाँ, और उसने ये बोला कि क्रिस्टोफर नोलन बीइंग नोलन, he is not a cheap guy. या He's not gonna use the same frame again in his movie just to save some cost. या Nolan is not a cheap guy. करेक्ट। So if he's using the same frame again It means into something. the story later on, then there is a message. Correct. I'll have to watch it again now. Thanks to you. All right. So, आशुतोष जी, आपको कौन से हिल स्टेशंस
Like which are your favorite hill stations? Any hill station, any place far from these crowded place would do wonders. Even मैं और राहुल live in the same society. So कभी होता है ना जब आपको शांति चाहिए होती है, you need a peace, so we often go Yeah. to long drives at like 11 12 1 at night, और हम घंटों घंटों घूमते रहते हैं, and we go back to our homes and sleep. That's where we find peace each day. So हाँ. हाँ, हिल्स पे जाने का मौका नहीं बन पाता, दोस्त नहीं कलेक्ट हो पाते, कभी कोई किसी का बिजी स्केड्यूल एंड घर में है, तो एनी हिल स्टेशन वुड डू वंडर्स। अभी रिसेंटली मैं नैनीताल होके आया, सो वो भी एक अच्छा नहीं कि पहली बार गया था, बट अगेन जब भी जाओ कुछ तो नया आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है, तो वो अच्छा रहता है हिल स्टेशन। आई एम ऑल्सो हिल स्टेशन गाय। बीच पे जाना अच्छा लगता है बट नॉट ऑलवेज, लाइक ठीक है 6 महीने साल भर में एक बार चले जाओ, दैट्स ओके। True. So I had been to मसूरी, जो मैं 2019 में जब भी दिल्ली आई थी, तो हम मसूरी से हमने वो ट्रिप स्टार्ट की थी. I planned that trip because I wanted to meet Ruskin Bond. He's one of my favorite ओह writers. ओके। एंड रस्किन बॉन्ड अपने रीडर्स को हर सैटरडे तभी मिलते थे, अभी तो आई डोंट नो इफ ही स्टिल मीट्स, हर सैटरडे वो अपने रीडर्स को वहाँ पे एक केम्ब्रिज बुक स्टोर है, वहाँ पे मिलते थे शाम को 5 बजे. सो वी प्लान्ड आवर ट्रिप इन सच अ वे दैट वी मीट रस्किन बॉन्ड एंड देन वी डू द अदर पार्ट्स ऑफ आवर ट्रिप. ओके। इट वाज लवली. सो आई लव्ड मसूरी मसूरी. इज वेरी क्राउडेड। ओके. मसूरी इज क्राउडेड। अब अगर आपको शांति चाहिए, पीस प्लेसेस लाइक शोजा एंड चकता आर दोज हाँ. वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे अभी भी जो है कम क्राउड है, कम कमर्शलाइजेशन है, यू एक्चुअली फाइंड ओके. पीस। वरना शिमला, मसूरी, देहरादून आर नियर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली एनसीआर, तो वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। कोई भी एक्सटेंडेड वीकेंड आ जाए, यू फाइंड ऑल दोज दिल्ली एनसीआर हाँ. पीपल गोइंग देयर, दो दो तीन तीन घंटे का जैम हो जाता है, एंड इट्स एक वेरी 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 नॉर्मल इन दोज डेज। अच्छा. वी ऑल्सो वेंट टू लैंसडाउन, वो एक कैंटोनमेंट हिल स्टेशन है लैंसडाउन करके, मसूरी से ही पास में होगा, मुझे याद नहीं उतना, बट दैट वाज अ वेरी लाइक मच मोर क्वाइटर देन मसूरी. लैंसडाउन वाज वेरी प्रिटी. राइट। I've been to Lansdowne. हाँ, राइट। नाइस. I mean, I and Ashu, we have been to almost all the nearby places and mountains. हाँ, makes sense. Now to we people are just sometimes often, repeating the places. हमारे महाराष्ट्र में भी देयर इज महाबलेश्वर, माथेरान. Yes. These are good hill stations, but again they are also very crowded now. Yeah. So And I always wanted to explore महाराष्ट्र यार. बचपन से हम लोग जैसे मूवीज वगैरह में सीरीज में देखते आए हैं. So I always wanted to explore these places. you should come. You're most welcome. Yeah. So I remember when I was on a trip to Goa with my wife. So we took another, I think, a one-day tour to Dudhsagar Falls. So Okay. we were able to visit that place, Dudhsagar Falls. I think वहाँ पे Chennai Express movie का कुछ scenes वगैरह shoot हुए थे. Yes, yeah. So they showed us that place. So that was a nice experience क्योंकि वो instantaneously from the hustle bustle of the typical Goa, वो वहाँ से एकदम अलग हो गया. So that was a very serene experience. Nice. South India is also very beautiful. I've been to some places. वे लव प्लेसेस जहाँ पे हम ड्राइव करके जा सकते, सो वी ऑफ्टन एंजॉय द नॉट द डेस्टिनेशन बट द ड्राइव इटसेल्फ। वो The जाने journey. का एक अलग ही मजा होता है। True, yeah, that's correct. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बातचीत विद द इनक्रेडिबली टैलेंटेड राजेश्वरी। उन्होंने अपनी जर्नी के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हम सबसे शेयर किए, एंड भोपाल से मुंबई तक का जो उनका जर्नी है, एंड जियोग्राफी के लिए उनका जो डेडिकेशन, जो प्यार, एस्ट्रोनॉमी के लिए जो उनकी रुचि, जो उनका इंटरेस्ट है, उनका पैशन, एंड फोटोग्राफी में जो उनका क्रिएटिव इनपुट रहा, उसको हमने आज काफ़ी हद तक उसको जाना। एंड मुझे पूरा यकीन है, आई हैव ट्रस्ट इन दिस, दैट आप सबको भी उनकी बातों से बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला होगा। एंड चाहे वो अपने करियर को एक्सप्लोर करना हो, या फिर अपने हॉबीज को परस्यू करना हो, या बस कभी कभी रात में आसमान को, सितारों को देखकर खुद को थोड़ा डिस्कनेक्ट करना हो फ्रॉम द हसल बसल ऑफ मुंबई। सो वी हैव लर्नड ऑल दीज एस्पेक्ट्स फ्रॉम राजेश्वरी। सो राजेश्वरी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे, एंड अपने थॉट्स एंड अपने एक्सपीरियंसेस को इतने इंस्पायरिंग
तरीके से हमारे सबके साथ में शेयर करने के लिए। एंड दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में हमारे एक और नए गेस्ट के साथ। लेकिन तब तक अपनी ख्याल रखें और अपनी लाइफ के इस सफ़र में इंस्पायर्ड रहें, क्यूरियस बने रहें। बस यही मेरी आप सबके लिए कामना है। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम सून। थैंक यू सो मच।